हाय, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम और जय हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है आज शाम का कि लोग बहुत डरे हुए हैं। इतनी सडन कार्डियक डेथ हो रही है, जिसको देखो गिरा जा रहा है, कोई डांस करते हुए गिर रहा है तो कोई किधर गिर रहा है, कोई जिम में गिर रहा है। तो मुझे लगा यार इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। कोई वैक्सीन को दोष दे रहा है, कोई किसी चीज को दोष दे रहा है, लेकिन हम करें क्या, सॉल्यूशन क्या है। तो यही सॉल्यूशन आज बताने जा रहा हूं, बने रहिए क्योंकि वो सॉल्यूशन मैंने तो शुरू कर दिया अपने लिए, आपको भी बताऊंगा, आप भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, किसको शुरू करना है और किसको नहीं शुरू करना है, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों, टॉपिक का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि हम आसपास आजू बाजू जो देख रहे हैं, इतने लोगों की डेथ हो रही है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा कि हो क्या रहा है। कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई किसी को दोष दे रहा है। मैं इसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि रीज़न क्या है, क्योंकि किसी को पता हो तो रीज़न पता चले। हालांकि अभी ICMR ने मोटा मोटा बोला जी वैक्सीन की वजह से नहीं है, ये कारण है। उन्होंने सारा दोष मढ़ दिया हमारे लाइफस्टाइल पे। और चलिए मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं क्या है और हम कर क्या सकते हैं। मेन टॉपिक यह है कि हमें करना क्या है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ठीक है, मैं मानता हूं कि लाइफस्टाइल बहुत खराब होता जा रहा है हम लोगों का। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, एक बहुत बड़ा कारण है हमारे लाइफस्टाइल खराब होने का। दूसरा, होम डिलीवरी जो ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप, घर बैठे हुए जो इंसान खाना, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाता है। रात के 12-1 बजे 2 बजे बच्चे मंगा रहे हैं, बड़े मंगा रहे हैं, तो ये हो गया। तीसरा, धूम्रपान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इवन लड़कियों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नशा, सुट्टा के साथ गांजा, भांग, चरस, सब एक कॉमन सी बातें हो गई हैं। और हुक्का जो पी रहे हैं, पता नहीं उसमें तो क्या है, वो तो मुझे नहीं पता। उसके अलावा बच्चों में मोटापा इतना हो गया है, शुगर बच्चों में बढ़ती जा रही है। कुल मिला के कि हमारे लाइफस्टाइल नो डाउट चेंज हुए हैं। और लॉकडाउन में काफ़ी सीडेंट्री लाइफस्टाइल रहा है लोगों का। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है लॉकडाउन में और कोविड में, ये भी बात है। तो कुल मिला के खिचड़ी पकी हुई है। अब असली बात, लोग कहते हैं जी वैक्सीन की वजह से हो रहा है, इसके बारे में कोई पता ही नहीं है, किसी को कोई हवा ही नहीं है, ना कोई बोलता है। और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 100% अगर कोविड को दोष देते हो तो वैक्सीन का दोष 10% है, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ तो है। तो मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा है कि आखिर हमें बचाव के लिए क्या करना है। ये तो हर कोई बोलेगा कि लाइफस्टाइल ठीक कर लो, है ना, ये सब छोड़ दो, शुगर कंट्रोल करो, BP कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करो, वजन कम करो, ये सब तो जरूरी है। इसमें तो कोई नया है ही नहीं, इसमें बताने लायक कुछ है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, नहीं सुधरते। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि मैंने जो मेडिसिन खुद भी शुरू कर दी है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने शुरू कर दी है क्योंकि मैं खुद अपनी बॉडी में ऐसा फील कर रहा था पिछले कुछ दिनों से कि कुछ तो है गड़बड़। मैंने टेस्ट कराए, हालांकि मैंने CT एंजियोग्राफी कराई थी आज से 3 साल पहले या 2.5 साल, 3 साल हो गए होंगे शायद। उस समय उसमें एक आर्टरी में 25% ब्लॉकेज आई थी, लेकिन मुझे अपनी बॉडी में ये लगता था कि कुछ है जरूर, कुछ तो है ऐसा जो मुझे बॉदर करता था। मुझे चलने में थोड़ा सा सांस फूलती थी। मुझे CFS है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, तो बचपन से है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि जो चलने में इतनी थकान होती है, मैं अब अपने आप को पहले सा फ्रेश फील नहीं करता हूँ। थोड़ी सी सांस भी लेने में दिक्कत होती है तेज चलने में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि मेरे टेस्ट ECG वगैरह सब नॉर्मल थे, CT एंजियो मैं एक बार करा ही चुका हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि यार नवनीत, एक बार कोविड हो चुका है, वैक्सीन भी लगी हुई है, तो ऐसा मैंने सोचा कि मैं सब कुछ करके देख चुका था, अपने सारे टेस्ट, नॉर्मल रूटीन टेस्ट। तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2 दवाइयाँ हैं जो स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जी एस्प्रिन इसको देनी है, इसको नहीं देनी है। जो एस्प्रिन जो है एंटीप्लेटलेट है, जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। स्टेटिन जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, वो कहते थे इसको देनी है, इसको नहीं देनी है, ठीक है, स्पेशली 40 साल के बाद। मेरा भी मानना है कि अगर हमें सडन कार्डियक डेथ को रोकना है या इतने हार्ट अटैक को रोकना है तो हमें दवाइयों के इंडिकेशन बदलने पड़ेंगे। मतलब अगर पहले हम
20% लोगों को, 25% लोगों को देते थे, तो अब हमें 50% लोगों को देना पड़ेगी ये दवा। कारण ये बताता हूं, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जो खून में चर्बी जमा हो जाती है 45 साल से लेकर 84 साल के बीच में 50% को होती है, और उनमें से 50% को तो पता ही नहीं चलता कि उनको ब्लॉकेज हो चुकी है। हमारी खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज होनी शुरू हो चुकी है, और मेरी उम्र तो 50 से ऊपर है, ऑलमोस्ट 55। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब थोड़ा सा मेरी अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है। मैं फिर भी बोलूंगा कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के शुरू करें। मैं ये बोलूंगा, कई बार लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल भी आ जाता है, फिर भी हार्ट अटैक हो जाता है, और ऐसा भी देखा गया है जिनके लिपिड प्रोफाइल बड़े रहते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल एक बहुत बड़ा कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल में भी सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, बिल्कुल, ये कोई गारंटी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो हार्ट अटैक नहीं होगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि शरीर में जब बदलाव आते हैं, जब आपको, ये कल वाला वीडियो देख लेना, खून की नाड़ियों के ब्लॉकेज के सिम्टम मैंने बताए हैं कि वो ब्लॉकेज कहीं पे भी हो सकते हैं। खून की नाड़ पैरों में हो सकती है, हार्ट में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, पेट में हो सकती है, तो उनके सबके अलग अलग लक्षण है, ये मैंने कल के वीडियो में बताया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लो डोज में स्टेटिन, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई होती है, लो डोज में, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है, स्पेशली मैं चाहूंगा कि एलडीएल को 60-70 से ऊपर मत जाने दें आज की डेट में। आज की डेट में, पहले हम कहते थे 100 से ऊपर है, 100 से नीचे रखना है, पर मैं आज बोलता हूं कि अब 70 के आसपास रखना है एलडीएल को। तो मैं ये कहूंगा कि लो डोज में स्टेटिन, और स्टेटिन में रोजवास्टेटिन, अटोरवास्टेटिन, और भी कई स्टेटिन है जिसको जो सूट करता हो, तो लो डोज में उन लोगों को बोलूंगा जिनका एलडीएल 70 से ऊपर है। क्योंकि पहले होता था कि हम सिर्फ कुछ लोगों का एलडीएल 70 पे रखते थे, सबका नहीं, लेकिन आज मुझे लगता है कि हर एक का एलडीएल 70 के आसपास ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और मैंने अपने ऊपर लो डोज स्टेटिन और लो डोज एस्प्रिन भी मैंने शुरू करी थी। हालांकि मुझे एस्प्रिन सूट नहीं करती है, तो इसलिए मैंने एस्प्रिन नहीं खाई, उसकी जगह मैंने उसका सब्सिट्यूट लिया क्लोपिडोग्रिल, वो मैंने स्टार्ट कर दी है। और टचवुड, मुझे अभी स्टार्ट किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जो मेरी थकान थी, जो मेरे चलने में मुझे लगता था कि मैं पहले जैसा थकान महसूस कर रहा था, वो सब ऑलमोस्ट 70% गायब हो चुकी है। अब एक थकान तो मुझे बचपन से रहती थी, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। लेकिन मेरा आज आप लोगों से कहना यह है कि पहली चीज़ तो चलो डॉक्टर से बिना पूछे तो मत स्टार्ट करें, लेकिन अब पहले से कई गुना ज़्यादा लोगों को ये दवाई देनी पड़ेगी अगर बचना है तो। आप अपने डॉक्टर से पूछ के करें। और क्योंकि एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन पेट में अल्सर कर सकती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा सकती है। कुछ लोगों को अगर पहले से ब्लीडिंग टेंडेंसी है, कुछ लोगों को अगर पेट में अल्सर बने हुए हैं, तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए बोलता हूं कि बिना डॉक्टर से पूछे ये दवाई शुरू ना करें। स्टेटिन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है शुरू करने में। मैंने अभी बहुत लो डोज शुरू करी है, मैं धीरे धीरे उसको बढ़ाऊंगा अगर मुझे लगेगा कि मुझे सूट कर रही है। और मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड करा था, मेरा ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, हालांकि कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल था, एलडीएल मेरा 90 के आसपास था, पर मैं उसको 70 पे लेके आऊँगा। और मैं ये देखना चाहूँगा, सबसे पहले मैं अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे उसके पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सामने आ रहे हैं। और तो मैं आप लोगों से, अब मैं अपने पेशेंट पे भी ये करूँगा कि स्टेटिन लो डोज में और एंटी प्लेटलेट जो उनको सूट करती है, पेशेंट के इंडिकेशन देख के। देखो, जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग बीपी है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, मोटापा है ना, और जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, इन लोगों को तो देनी ही देनी चाहिए, इन लोगों को तो देनी चाहिए। लेकिन वो लोग जिनको इनमें से कोई भी इंडिकेशन नहीं है, क्या उन लोगों को शुरू करनी चाहिए? अब जिनको कोविड हुआ, सीवियर कोविड, जो एडमिट हुए, इन लोगों को भी जरूर शुरू करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोविड हुआ होगा, उनको पता ही नहीं चला होगा, एसिम्प्टोमेटिक थे। तो जिनको सीवियर कोविड हुआ, जिनको निमोनिया हुआ, उन सबको शुरू करनी चाहिए। ये मेरा आकलन है कि सबको स्टेटिन लो डोज और लो डोज एंटीप्लेटलेट, चाहे वो एस्प्रिन हो, चाहे वो क्लोपिडोग्रिल हो या कोई और हो, ये शुरू कर देनी चाहिए अगर हमें सडन डेथ को रोकना है तो, और सडन कार्डियक अरेस्ट को रोकना है, या फिर क्लॉटिंग को रोकना है, या हार्ट प्रॉब्लम को रोकना है, ये कर देना चाहिए। क्योंकि ये अब ऐसा मुद्दा हो गया जहां पे लोग भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन कोई गाइडलाइंस चेंज नहीं की है सरकार ने कि हम कुछ गाइडलाइंस चेंज कर दें, हम इसको रोकने के लिए कुछ और करें, ये किसी ने नहीं किया।
पर मैं, जैसे मैंने कोविड में भी मैंने बताया था कि सरकार की गाइडलाइंस क्या थी, जिंक दे दो, फलाना दे दो, है ना, एजिथ्रोमाइसिन दे दो, विटामिन थे, लेकिन किसी ने स्टेरॉयड रिकमेंड नहीं किया था सरकार ने, और स्टेरॉयड से ही लोग बचे थे, ये बात भी फैक्ट है। तो मैंने ये गाइडलाइंस बना के डाली थी टेलीग्राम पे। आज मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा हूं, अगर हार्ट अटैक से बचना है, अगर आप हाई रिस्क पे हो तो ये दवाइयां शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप हाई रिस्क पे हो, जो मैंने हाई रिस्क फैक्टर बताया आपको, कि अगर बीमारियां पहले से हैं, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, या पहले से फैमिली हिस्ट्री है, ये सब चीजें हैं, स्मोक करते हो, तो आपको तो शुरू करना ही करना है। लेकिन अगर आपको कोविड भी हुआ था अच्छा खासा, तो भी शुरू करना है। अब लोग पूछेंगे सर जिनको वैक्सीन लगी है क्या उनको शुरू कर देना चाहिए? देखो, ये अपना पर्सनल मैटर है। मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसका आकलन करूंगा, और उस आकलन के हिसाब से मैं थोड़ा सा ढील दे रहा हूं, मतलब मैं थोड़ा अब जल्दी स्टार्ट करूंगा लोगों को स्टेटिन्स और एस्प्रिन या क्लोप्टोग्रिल या दूसरी एंटीप्लेलेट। अब पहले से ज़्यादा मुझे ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा। ये मेरा अपने ऊपर किया हुआ आकलन है कि मुझे अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और मुझे अगर अच्छा लग रहा है ये सब देख के, आई फील हो रहा है, तो शायद पेशेंट को भी अच्छा होगा। क्योंकि लेकिन डॉक्टर की निगरानी में देनी चाहिए, ये बात भी सच है। आप अपने आप शुरू मत करें। स्टेटिन शुरू कर सकते हैं एक बार को, थोड़ी देर में 5 mg या 10 mg आपने रोजवार स्टेटिन शुरू कर दी, इसमें कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन एस्प्रिन या क्लोप्टोग्रिल आप डॉक्टर की निगरानी में शुरू करें, ये मेरा कहना है। बिना पूछे मत करें। और डॉक्टर को भी बोलूंगा, जूनियर डॉक्टर्स को या जीपीस को, कि अब थोड़ा जल्दी शुरू करो। देखते रहो पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पता चल जाएगा। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लो पहले की, कोई अल्सर तो नहीं है, कोई पेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई थ्रोम्बोसाइटो, एक बार सीबीसी करा के देख लो शुरू करने से पहले, एक बार उसकी प्लेलेट काउंट भी चेक कर लो उसका, एक बार ज़्यादा है तो आपको पीटीआईएनआर, बीटीसीटी करा के देख लो, कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है, उसके बाद शुरू कर लो। तो एक बार रूटीन सारी बॉडी के टेस्ट करा लें, बीटीसीटी, पीटी और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब कराने के बाद शुरू कर दें तो और सेफ रहेगा। लेकिन देनी पड़ेंगी अब मुझे ऐसा लगता है देनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ, डॉक्टर की क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहें अगर बचना है तो। थैंक यू वेरी मच। और मेरा ये जो लड़का है राजेश, जो वीडियो बना रहा है, ये भी बताना मुझे अभी इसने बताया कि कल इनके यहाँ भी क्या हुआ राजेश, शादी में कल? सर शादी में, जोर से बताओ। शादी में कहीं बारात में गए थे, हाँ, तो शायद खाना वाना खा के वापस आने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें अटैक आ गया। किसको अटैक आया? वहाँ एक गली में रहते हैं। गली में रहते हैं। अब उनको लेके आशीर्वाद नर्सिंग होम, वहाँ शायद 4:30 बजे पहुँच गए थे, लेकिन वो अब नहीं रहे ना, 5:30 बजे चले गए ना इस दुनिया से। फिर ये देखो, कल इनके साथ भी ये घटना हुई है, इनके साथ वालों के साथ। ये शादी में गए थे और वहां पे छठ पूजा में से शायद तुम, छठ पूजा में उनके हस्बैंड वाइफ गए हुए। हाँ, तो वो मतलब जो भी था कि सडन कार्डियक, कितनी उम्र थी उनकी? उम्र कितनी थी? 50 साल। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अब जरूरत है से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने की, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। अब इनको इंक्लूड कर देना चाहिए, सरकार को नई गाइडलाइंस बनानी चाहिए, नए तरीके से सोचना चाहिए। वो जमाना बीत गया जब पुराने ढर्रे में जी रहे थे। पहले अगर हम 40 साल से ऊपर या 35 साल से ऊपर सिर्फ 25% में ये दवा देते थे, अब 50% को देनी पड़ेगी, क्योंकि 50% में ब्लॉकेज होती ही होती है 40 साल के बाद। थैंक यू, शुक्रिया आपका, अपना डॉक्टर नवनीत।